आज रामधनी जी को वृद्धा आश्रम आए 6 महीने हो गए थे। उनका बेटा राहुल 6 महीने पहले उन्हें इस वृद्धा आश्रम में छोड़कर गया था। उसने कहा था कि ऑफिस की तरफ से उसे अर्जेंटली जर्मनी जाना पड़ रहा है। 2 महीने बाद वो यहाँ आएगा और उन्हें वापस घर ले जाएगा। रामधनी जी ने राहुल से कहा था, बेटा, मुझे वृद्धा आश्रम क्यों छोड़ रहे हो? मैं यहीं बहू और पोते अवनीश के साथ भी तो रह सकता हूँ। राहुल ने कहा, पिताजी, रंजना और अवनीश हमारे साथ जा रहे हैं। राहुल की बात सुनकर रामधनी चुप रह गए थे। आज 28 अगस्त था। बरसात के जाने का समय हो चुका था, लेकिन रह रहकर हल्की फुहार पड़ रही थी। आज अवनीश उनके पोते का जन्मदिन था। सुबह से ही उनको अवनीश की याद आ रही थी। जब वो जर्मनी गया था तो वह तुतला तुतला कर बोलना शुरू कर दिया था। रामधनी को याद था कि अवनीश ने सबसे पहले दादा ही बोला था। उसकी माँ ने बहुत कोशिश की थी कि वह मम्मी बोले, पर वह तो दादा ही बोलता था। अचानक ही रामधनी जी को अपने घर जाने की सूझी। उन्होंने सोचा कि अगर जर्मनी से राहुल नहीं भी आया होगा तो क्या इसी बहाने वो अपने घर को देखाएंगे, बाहर से ही सही। घर किराए का है तो क्या हुआ? सोचते सोचते रामधनी अतीत में खो गए। 24 साल की उम्र में उनकी नई नई शादी हुई सुमित्रा से। सुमित्रा क्या आई, उनकी किस्मत ही बदल गई और कुछ दिनों बाद उनकी एक अच्छी नौकरी लग गई और उन्होंने खूब पैसे कमाए और एक 3 तल्ले बड़े आंगन का मकान खरीद लिया। जिंदगी आगे बढ़ी और उन्हें एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सुमित्रा ने राहुल रखा। जिंदगी और आगे बढ़ी, लेकिन इस बार किस्मत उनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ लेकर आई। उनकी पत्नी को निमोनिया हुआ और वो चल बसी। तभी राहुल की कंपनी भी बंद हो गई। उन्हें छोटी सी कंपनी में कम तनख्वाह पर काम करना पड़ा। जिंदगी आगे बढ़ी। वक्त के साथ राहुल भी बड़ा होने लगा। उसने साइंस साइड से ग्रेजुएशन पास किया, आईआईटी के कंपटीशन में बैठा और उसका सिलेक्शन हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। इतने पैसे रामधनी के पास थे नहीं। उन्होंने अपना मकान बेच दिया। बेटे के इतने सुनहरे मौके को रामधनी जी कैसे जाने देते? फिर सुमित्रा की भी तो ख्वाहिश थी कि राहुल एक बड़ा इंजीनियर बने। अचानक वृद्धा आश्रम के गेट पर कार के हॉर्न ने रामधनी जी का ध्यान तोड़ा। वृद्धा आश्रम के संचालक रमेश कुमार गेट पर थे। कार पार्क करने के बाद वो अपने ऑफिस के अंदर चले गए। रामधनी जी भी उनके पीछे पीछे ऑफिस में प्रवेश कर गए। रमेश ने उनसे पूछा, रामधनी जी, क्या बात है, सब ठीक तो है? रामधनी जी अचकचा गए, फिर अपने आप को संभालते हुए बोले, सर, मेरा पोता बहुत बीमार है। मैं 2-3 घंटे के लिए घर जाना चाहता हूँ। अंधेरा होते होते मैं आश्रम लौट आऊँगा। रमेश जी आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के दर्द को समझते थे। उन्होंने रामधनी जी की आंखों की गहराइयों में झांकते हुए टेबल पर पड़े एक रजिस्टर को उठाया। ठीक है रामधनी जी, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए और अंधेरा होते ही लौट आइएगा। रमेश जी ने उनकी ओर खर्चे के लिए कुछ पैसे बढ़ाए। रामधनी जी ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले और चल पड़े अपने घर पैदल ही, सोचते हुए कि कहीं उनके लड़के राहुल ने जानबूझकर तो नहीं उनको वृद्धा आश्रम छोड़ा है। क्या विदेश जाने का प्रोग्राम बहाना तो नहीं था? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? कहीं उनकी बहू उनको दुत्कार कर घर से भगा न दे। क्या ऐसे में उनका घर जाना सही होगा? फिर अपने आप को मन ही मन समझाया कि वह तो अवनीश से मिलने जा रहे हैं। आज उसका जन्मदिन है। उनको उनके पोते अवनीश से मिलने से
कोई नहीं रोक सकता, राहुल भी नहीं, उनकी बहू भी नहीं। 5 किलोमीटर का रास्ता कब उन्होंने तय कर लिया पता ही नहीं चला। घर के पास एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वो अपने घर की ओर देखने लगे। उनके घर में कई लोग आ जा रहे थे। तो क्या राहुल घर पर ही है? उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ने और उसका विदेश जाना क्या एक बहाना था? तभी उनकी बगल से उनका पुराना नौकर होरीलाल उधर से निकला। रामधनी जी अपने आप को पेड़ के आड़ में छुपाने की कोशिश करने लगे। सिर पर पहनी टोपी को उन्होंने अपने चेहरे पर खींच लिया, लेकिन रामधनी अपने पुराने वफादार नौकर की नज़रों से बच नहीं सके। बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन बाबूजी? मैं कोई बाबूजी नहीं हूँ। तभी राहुल घर से बाहर आया और पेड़ के नीचे खड़े किसी से बात करते देख उन्होंने होरीलाल को आवाज़ दिया। होरीलाल ने रामधनी जी को अपने साथ चलने को कहा। तभी राहुल भी वहाँ पहुँच गया। राहुल अपने पिताजी को घर लेकर आता है। बाबूजी, आप वहाँ पर क्यों खड़े थे? नहीं, मैं तो बस अवनीश को देखने आया था। आज उसका जन्मदिन है ना। उसकी झलक पाते ही मैं वृद्धा आश्रम लौट जाता। ऐसा ही मैंने वृद्धा आश्रम के संचालक रमेश जी से भी कहा था। लेकिन क्यों? राहुल ने पूछा। क्यों का जवाब तो तुम ही दे सकते हो। पिताजी, आप नहीं समझेंगे। हाँ बेटा, मैं क्या समझूंगा? बुढ़ापे में आदमी सठिया जो जाता है। पिताजी, आपके लिए एक सरप्राइज है, आइए मेरे साथ। और सभी लोग कार में बैठकर चल पड़ते हैं। रास्ते में जब कार चौराहे से लेफ्ट मुड़ती है तो रामधनी जी बोल पड़ते हैं, बेटा, वृद्धा आश्रम का ये रास्ता नहीं है। हाँ पिताजी, मैं जानता हूँ, लेकिन हम वृद्धा आश्रम नहीं जा रहे हैं। बस जहाँ हमें पहुँचना है 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। 15 मिनट के अंदर राहुल की कार एक विशाल कोठी के गेट के अंदर प्रवेश करती है। 3 तल्ला चमचमाती हुई कोठी। आइए पिताजी। हाँ, रामधनी बोले, ये जगह तो जानी पहचानी सी लग रही है। हाँ पिताजी, ये आपकी ही कोठी है, जिसे आपने हमारी पढ़ाई की फीस के लिए इसे बेच दिया था। इसे खरीदकर पिछले 6 महीने से इसकी मरम्मत, अंदर का डेकोरेशन, गार्डन वगैरह संवारा जा रहा था। इस सरप्राइज में आपकी बहू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके पिताजी के देहांत होने पर बंटवारे में आए अपने हिस्से से ये खुशी आपको देना चाहती थी। उम्मीद नहीं थी कि इतना वक्त लग जाएगा, नहीं तो हम विदेश जाने का बहाना कभी नहीं बनाते। रामधनी जी को काटो तो खून नहीं, उनकी आंखों से आंसू ढलक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे और बहू के बारे में क्या क्या गलत सोच डाला, और ये सब क्या निकला। रामधनी आसमान की ओर देखते हुए बोल पड़े, सुमित्रा, हम अपने घर, अपने सपनों के घर लौट आए हैं। क्या पता था कि हमें इतनी खुशी मिलने वाली है। मुझे पता होता तो हम वृद्धा आश्रम में 6 महीने और रह सकते थे। हमने अपने बेटे और बहू को दुनिया के और बेटे और बहू जैसा सोच लिया था, लेकिन सुमित्रा, तुम्हारी बहू तुम्हारे जैसी हीरा निकली। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।